आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप हाउस या कोई प्लॉट को खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों का पता होना चाहिए ताकि आगे आपको किसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैंने यह विषय इसलिए चुना है कि आमतौर पर आम लोगों के जीवन काल में ये एक्शन एक न एक बार जरूर होता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए या इसमें लगे कोई ऐसी जानकारी है जो पहले से आपको नहीं पता थी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो आपको पहले से नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें। हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, पहले हमने चर्चा की थी कि सेलर और बायर को कोई हाउस या प्लॉट खरीदने के पहले किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप सेलर हैं यानी आप हाउस या प्लॉट को बेच रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए या जानना चाहिए। सबसे पहली बात जो आम लोगों के आती है कि क्या यदि आप कोई हाउस या प्लॉट को बेचते हैं तो उस पर क्या कोई टैक्स भी देना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको टैक्स देना पड़ेगा और इससे जो आपकी आमदनी होगी उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। यानी कैपिटल गेन जो भी होगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको जो आपका इंडिविजुअल स्लैब रेट होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दो व्यवस्थाएं 23 जुलाई 2024 से हो गई हैं और दोनों व्यवस्थाओं के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। जिसमें आपको कम टैक्स देना पड़े वो आप टैक्स दे सकते हैं। पहला है कि इसमें बिना कोई इंडेक्सेशन के 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा जो भी लाभ होगा, जो भी कैपिटल गेन होगा। और दूसरा है कि आप इंडेक्सेशन बेसिस का लाभ उठाएं और उसके हिसाब से जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा आपको उस पर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कौन सा गेन शॉर्ट टर्म होगा, कौन सा गेन लॉन्ग टर्म होगा। ये डिसाइड करने के लिए उसके होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगी। यानी जो प्रॉपर्टी या जो हाउस आप बेच रहे हैं उसको कितने दिनों तक होल्ड किया आपने और उसके बाद बेचा तो क्या फायदा हुआ, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म गेन में। और ये होल्डिंग पीरियड 2 वर्ष है। यानी 2 वर्षों के अंदर तक यदि होल्ड करने के बाद आपने बेची है प्रॉपर्टी और कोई फायदा हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और 2 वर्षों से अधिक समय के लिए आपने होल्ड किया उस प्रॉपर्टी को, उसके बाद बेचा है तो उसमें जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अभी तक आपने देखा कि आपने कैपिटल गेन देख लिया, उस पर जो कितने टैक्स देने पड़ेंगे 12.5% या स्लैब रेट या 20% बिना इंडेक्सेशन के, वो आपको पता चल गया। अब एक अगला सवाल आता है कि आप सेलर हैं, आप चाहते हैं कि भाई गरीब आदमी है, इस पर टैक्स मुझे ना देना पड़े, यानी टैक्स के छूट के बारे में कोई व्यवस्थाएं हैं या नहीं है। तो जनाब, टैक्स के छूट के लिए बिल्कुल व्यवस्था है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 2 व्यवस्थाएं हैं, एक है सेक्शन 54 और दूसरा है सेक्शन 54F। सेक्शन 54 में 54 अप्लीकेबल होता है नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट पे, यानी हाउस के अलावा जो भी प्लॉट्स हैं उस पर सेक्शन 54 लागू होता है। और इसमें यह कहा जाता है कि जितने भी सेल प्रोसीड हैं यानी जितने में बेचा है वो रकम यदि आप एक नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें तो आपको उस पर लगने वाले टैक्स से छूट मिल सकता है। लेकिन अगला सवाल होता है कि इसका क्या कोई समय सीमा है। तो निश्चित रूप से इसकी समय सीमा है। इसकी समय सीमा है कि जिस दिन आपने बेचा उसके 1 वर्ष पूर्व तक यदि आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है तो वो जो परचेज कॉस्ट था वो माना जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट है और आपको कैपिटल गेन टैक्स पे छूट मिल सकती है। और दूसरी व्यवस्था है कि जिस दिन आपका कैपिटल गेन क्रिएट हुआ यानी जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को बेची उसके 2 वर्षों के बाद तक यदि नई हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है और आपको टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उस पैसे से आपको नए मकान बनवाने हैं तो कंस्ट्रक्शन का जो समय है वो 3 वर्ष है। यानी जिस दिन आपने बेचा उसके 3 वर्षों के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा और उसमें जो खर्च है वो माना जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट है और आपको कैपिटल गेन पे छूट मिलेगी। लेकिन यदि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो उसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 54F का प्रोविजन है जिसमें सारी व्यवस्थाएं सेक्शन 54 के हिसाब से ही, यानी 1 वर्ष पूर्व तक, 2 वर्षों के बाद तक और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 वर्षों तक। लेकिन एक ही डिफरेंस है कि
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो बेचते हैं तो उसमें केवल कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कैपिटल, यदि केवल कैपिटल गेन इन्वेस्ट करेंगे आप तो पूरे के पूरे पर छूट मिलेगी। दूसरी व्यवस्था है, दूसरी सावधानी है कि आपको सेल प्रोसेस में कोई दिक्कतें ना हो, बिकॉज जो आदमी आपके प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हैं वो सारी चीज़ देख सुन के करेगा। तो यदि आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो उसके पहले टाइटल डीड और चेन ऑफ टाइटल डीड कंप्लीट रखें, सो दैट कि जो बायर जो होगा वो टाइटल डीड देखेगा, संतुष्ट होने के बाद ही वो इस बात पे आगे बातें करेगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बायर को चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम वाटर टैक्स, यानी वाटर सप्लाई जो करता है उसके चाहिए एनओसी, यानी पूरे पैसे आपने पूरे वाटर टैक्स अप टू डेट जमा कराए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो भी अप टू डेट रिकॉर्ड चाहिए। हाउस टैक्स का वो भी अप टू डेट रिकॉर्ड चाहिए। और यदि ये प्रॉपर्टी आपकी किसी सोसाइटी में है तो सोसाइटी से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है, जो कि बायर देखेगा। इसके बाद बायर ये देखने के बाद ही आगे आपसे बातें करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी सेलर के लिए, एक तो टैक्सेशन और दूसरा सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखें। अब बात करते हैं कि बायर को प्रॉपर्टी खरीदने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो प्रॉपर्टी आपकी है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो या नॉन हाउस प्रॉपर्टी हो, उसका लोकेशन देखिए कहाँ है, और वो देखिए कि क्या वो अप्रूव टाउनशिप के अंदर है या बाहर है। अप्रूव टाउनशिप बाय लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जिस एरिया में आपके प्लॉट्स हैं वो क्या लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के टाउनशिप में है या टाउनशिप में नहीं है। नंबर 2, जो यदि प्लॉट है आपका और एग्रीकल्चर लैंड है तो देखें उसमें कि स्टेटस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, यानी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो कन्वर्ट होगा उसका स्टेटस क्या है, क्या वो चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट इशू है कि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, उसमें आपको सामान्य तौर पे मकान बनाने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो देख लें कि लैंड यूज का कन्वर्जन आसानी से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप तय करें कि वो प्रॉपर्टी या वो हाउस आपको लेना है या नहीं लेना है। नंबर 2, अब यदि आपको लगा कि लोकेशन वाइज वो सब कुछ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि यदि अप्रूव टाउनशिप में वो लोकेशन नहीं है तो आपको आगे जो बेसिक एम्यूनिटीज है इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, इस ये लेने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें कि अप्रूव्ड टाउनशिप के अंदर ही कोशिश करें कि प्रॉपर्टी या हाउस को लें। दूसरी बात है, यदि आपको ये समझ में आ गया कि ये लोकेशंस जो हैं जहां आप खरीदना चाह रहे हैं वो अप्रूव टाउनशिप के अंदर है, तो अगला चीज़ देखें कि उसका नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी एनईसी जरूर देख ले। एनईसी का मतलब उस प्रॉपर्टी पर क्या किसी ने लोन लिया है या किसी का अधिकार है, ये देखना जरूरी है। एनईसी लेने के समय दो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एनईसी का जो सर्च रिपोर्ट है उसका पीरियड कम से कम 13 वर्षों का होना चाहिए, और एक चेंज ऑफ ऑनरशिप का समय उसमें जरूर कवर करना चाहिए। यानी यदि आप एस से बाय करना चाह रहे हैं तो ये देख लें कि एस ने उससे पहले किससे बाय की थी, वो भी सर्च के रिपोर्ट में आना जरूरी है। हो सकता है कि ये पीरियड 13 वर्षों से अधिक का हो। उदाहरण के तौर पे अभी 2025 से किसी ने 2000 में, जिससे आप परचेज कर रहे हैं 2000 में उसने परचेज किया था, और 2025 से 13 साल का मतलब 2012 तक ही सर्च करेगा। लेकिन मैंने बताया कि दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशंस कि चेंज ऑफ टाइटल यानी ऑनरशिप चेंज का एक पीरियड उसमें कवर होना चाहिए। तो इस केस में 2000 से 2025 तक का सर्च रिपोर्ट आपको लेना चाहिए। तीसरी बातें, कभी कभी ये देखा जाता है कि जो सेल डीड में यानी टाइटल डीड में जो एरिया है वो एरिया कुछ और है और फिजिकल जो दिख रहा है वो कुछ और है। ये कंफर्म करने के लिए आप लाइसेंस सर्वेयर की सेवा जरूर लें, जो कि वो नाप के बता देगा कि वो बेसिकली जो फिजिकली जो एरिया है वो कितना एरिया है, सो दैट कि उस एरिया के बेसिस पे आप सेलर से निगोशिएट कर सकें कि आपका टाइटल डीड में कुछ और है और फिजिकली कुछ और है। अगली सावधानी है, यदि सेल प्रोसीड 50 लाख रुपए से अधिक का है, यानी आप जो परचेज कर रहे हैं वो 50 लाख रुपए से अधिक का है, तो उस केस में पूरे सेल प्रोसीड का 1% टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। यानी उनको जो सेलर को जो पैसे देने पड़ेंगे वो 99% ही देने पड़ेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि सेल प्रोसीड 50 लाख से ऊपर हो, और उसको टैक्स के रूप में उनके पैन पे आप जमा करा देंगे। और जमा करने के बाद फॉर्म 16B आपको इशू करना पड़ेगा सेलर को, सो दैट कि सेलर जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न बढ़े तो उसका रेफरेंस दे सके कि इतना टीडीएस उनका ऑलरेडी कट गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
ये अप्लीकेबल है यदि सेल प्रोसीड 50 लाख रुपए से ऊपर है। यदि 50 लाख रुपए से 50 लाख या उससे कम है, उस पर कोई टीडीएस काटने का जिम्मेदारी आपकी यानी बायर की नहीं होती। अगली जानकारी या सावधानी कह लें कि आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। जो आप रजिस्टर्ड कराएंगे प्रॉपर्टी अपने नाम, कुछ प्रोसीड्स होंगे, उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी जानने के लिए दो चीज़ें जानना जरूरी है कि जिस एरिया में आपको प्लॉट या हाउस है उस एरिया का सर्किल रेट क्या है, यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट क्या है, और जो भी आपका सेल प्रोसीड होगा वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट से यदि कम होता है तो कम से कम आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट के हिसाब से आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और यदि आपका सेल प्रोसीड जो सेल कंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट से यदि अधिक है तो उस राशि पे आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे जिस एरिया में आपने 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट आपने खरीदने की सोची है और उसका 10 लाख रुपए गवर्नमेंट अप्रूव रेट के हिसाब से यानी सर्किल रेट के हिसाब से है, और आपने उसको 15 लाख में परचेस किया है तो आपको 15 लाख रुपए पे स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। और यदि आपने 10 लाख से नीचे यानी 8 लाख पे आपने तय किया था तो कम से कम आपको 10 लाख रुपए पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ये स्टैंप ड्यूटी सामान्य तौर पे 5 से 7% के बीच होता है, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ये स्टैंप ड्यूटी पे करना बायर की जिम्मेदारी यानी आपकी जिम्मेदारी है। और स्टैंप ड्यूटी के अलावे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फी ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सावधानी जो बायर और सेलर दोनों को बरतनी चाहिए कि यदि सेलर और बायर के बीच बात तय हो गई कि कितने में बेचना है कितने में खरीदना है, तो दोनों ही पार्टी चाहते हैं कि ये दोनों ही पार्टी एक दूसरे से एग्रीमेंट के थ्रू बन जाएं जो कि कोई बाद में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना कर सके, यानी अपनी बात से मुकर ना सके। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसको एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। एग्रीमेंट टू सेल में हालांकि ये वकील आपको बता देगा क्या क्या लिखना होता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो लिखी जाती हैं कि किस प्रॉपर्टी की बातें कितने रुपए में तय हुई और कितने रुपए एडवांस दिए गए और किस समय तक बायर उतने बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो चुका देगा और सेलर प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर देगा, ये उसमें लिखा होता है। इसका मतलब उस तिथि तक यदि बायर उतने पैसे पे नहीं कर सका तो जो भी एडवांस दिया है वो सेलर फॉरफिट कर देगा, और यदि बायर उतने पैसे उस तिथि तक दे देता है और सेलर यदि मना करता है तो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ बायर उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो एग्रीमेंट टू सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों ही पार्टियां बनी होती हैं, दोनों ही में से कोई पार्टी अपने बात से मुकर ना सके। ये ध्यान रखें कि एग्रीमेंट ऑफ सेल कराने के बाद इसको रजिस्टर्ड जरूर करा लें, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल का कोई महत्व नहीं होता है। तो आपके स्टेट में जो भी स्थिति हो, यदि आपके स्टेट में एग्रीमेंट टू सेल अनरजिस्टर्ड भी हो और उसका महत्व है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे रजिस्टर्ड कराने में कोई घाटा नहीं है। हालांकि सेलर या एडवोकेट आपको बताएंगे कि आपको स्टैंप एक्स्ट्रा लग जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्टैंप नहीं लगता है। इस बात को ध्यान रख, नहीं तो हो सकता है कि जिस स्टेट में प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं और आपने एडवांस भी दे दिया है और बाद में सेलर यदि मुकर जाए कि मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपने रजिस्टर्ड किया है तो वो मुकर नहीं सकता। थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ उस प्रॉपर्टी पर पूरे पैसे दे के आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ। ओपन डोमेन में जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप हमारे किस बात पे किस कारण से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।